ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 30वीं कड़ी पहाड़ों की धड़कन सुनो। मुझे आपसे कहानियाँ सुननी है। आ रही हूँ बेटी, आती हूँ। यहाँ हूँ मैं। क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे? बड़ी दादी माँ, मुझे ना आपसे अच्छी सी कहानी सुननी है। आपने वादा किया था ना कि मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी फिर आप मुझे कहानी सुनाएंगी। हाँ रे, कहा तो था। तो अब सुनाइए, मेरी परीक्षा खत्म हो गई, अब मैं आजाद हूँ। ठीक है मौली, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। पर रुक, मुझे एक घूंट पानी तो पीने दे पहले। तैयार? हाँ, बड़ी जल्दी में है। हाँ, अब सुनो, देख, ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। ऐसी कहानी जो मैंने खुद जी है। या यूं कहो कि ये मेरे अनुभव हैं। अच्छा? बेटी मौली, मैं ऐसे दौर में पैदा हुई थी जब ना तो मोटर गाड़ियां थीं, ना कोई और वाहन, ना तुम्हारा ये टीवी, ना फिल्में और ना ही इतनी आवाज। मैं यहाँ पैदा हुई, बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए और फिर बच्चों के बच्चे और फिर उनके भी बच्चे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई, यहाँ इसी गांव में, जो समय बहुत ही छोटा था। धर्मागिरी की ढलान वाली जमीन पर एक ऐसा गांव जहाँ की नदी, पेड़, पक्षी, पशु सभी मेरे दोस्त थे। अच्छा? मेरे साथी थे। मेरा जीवन यहाँ संघर्षों से भरा था, लेकिन खुशियाँ भी थीं। एक दिन मेरा बेटा नारायण, मतलब मेरे दादाजी। हाँ रे, वो वहाँ स्कूल के प्रधानाध्यापक मतलब हेड मास्टर थे। एक दिन वो मेरे पास आए और मुझे चौंका दिया। ऐसा क्या हुआ था बड़ी दादी माँ, कोई खास बात? रमन्ना की चाय की दुकान पर उनकी सागर से कुछ बात हो गई थी। ये सागर कौन? सागर? वो गांव में नया था, अजनबी, लेकिन कुछ सोच समझ कर आया था गांव में। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार रमन्ना, नमस्कार। अजी सर, आपके लिए एक स्पेशल कड़क चाय बनाऊं क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, चाय के बिना तो अध्यापक अधूरा होता है। तो बनाओ एक रमन्ना स्पेशल चाय। अभी लीजिए, अभी लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं सागर हूँ। मेरा नाम नारायण है।
मैं यहाँ के स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ। आप चाय लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे रमन्ना, जी सर। एक और चाय मेरे नए दोस्त सागर के लिए। अभी पेश करता हूँ जी, अभी पेश करता हूँ। अच्छा सागर, कुछ अपने बारे में बताओ। जी, मैंने इससे पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। गांव में नए हो? हाँ सही कहा आपने, बस कुछ ही दिन पहले इस गांव में आया हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ बाजार से थोड़ी दूर एक मकान किराए पर लिया है। थोड़ा पुराना है लेकिन चलेगा। मैं तो यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए आया हूँ। अयो अयो अयो, सिर्फ 6 महीने के लिए? ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों? किसी बिजनेस के सिलसिले में आना हुआ क्या? और नहीं तो क्या, आपको क्या लगता है मैं ऐसी बेकार सी जगह में और भला क्यों आऊंगा? क्या? असल में हम यहाँ एक होटल बना रहे हैं। होटल? हाँ, एक 5 सितारा होटल। ओए होए 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 होए, 5 सितारा होटल, और वो भी हमारे गांव में? जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर आलीशान बहुमंजिला होटल, 300 कमरे, खरीदारी के लिए एक बड़ा सा बाजार, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, थिएटर और ना जाने क्या क्या। लेकिन हमारा गांव तो बहुत छोटा है, सिर्फ 500 लोग रहते हैं यहाँ। 300 कमरे वाले होटल का हम क्या करेंगे? गांव वाले? अरे वो तो बिल्कुल बेवकूफ हैं। क्या मतलब? ये बहुत सुंदर गांव है। घाटी के बीचों बीच इस गांव से होती हुई ये नदी कितनी सुंदर है, और साफ सफाई में भी नंबर 1। इतना साफ कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। और यहाँ धर्मागिरी की पहाड़ी से नजारा कितना खूबसूरत है जी। झरने, पेड़ पौधे और वन्य जीवन, सब कुछ शानदार है, बेइंतहा खूबसूरत। हम जहाँ धर्मागिरी की ऊंची पहाड़ी पर होटल बनाएंगे। क्या? जी हाँ, जहाँ से गांव साफ दिखेगा। है ना अच्छा विचार? नहीं सागर साहब, यहाँ तो एक ही चीज बनाई गई है, 300 साल पुराना मंदिर। मंदिर? ओ रामा है, ओ रामा, वो पहाड़ी तो हमारे लिए पूजनीय है जी, पूजनीय। वहां से बहने वाली नदी ही तो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाती है, अयो रामा, और हमारी फसलों को फलने फूलने में मदद करती है। आप वहाँ होटल कैसे बना सकते हैं जी? पहाड़ी पर पहुँचने के लिए सागर साहब एक छोटा सा कच्चा रास्ता ही तो है। आपकी गाड़ियां वहाँ ऊपर नहीं पहुँच पाएंगी। और हमारे घरों का क्या होगा? उनमें से एक घर मेरा भी है, उसी ढलान के पास। उसका क्या होगा? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ये होटल दीक्षित साहब बनवा रहे हैं। दिल्ली के करोड़पति उद्योगपति हैं वो। उन्होंने सरकार से अनुमति ली है। सरकार से? जी हाँ, और मेरी कंपनी को इसे बनाने का ठेका मिला है। अच्छा। और सब कुछ तय हो चुका है। मैं तो बस यहाँ काम शुरू करवाने आया हूँ। काम शुरू करवाने? जी हाँ। अरे रामा, क्या बात करते हैं जी? गांव में किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। हाँ, गांव वालों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। चिंता मत करो मेरे दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करो। गांव को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो कैसे? जब हम यहाँ पर पक्की सड़क बनाएंगे तो कुछ घरों पर असर तो होगा, लेकिन हम उसकी जगह पर उन्हें नए घर बनवा कर देंगे। ये जो होटल यहाँ बन रहा है वो बहुत ही शानदार होगा। इतने सारे पर्यटक यहाँ आएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। खास तौर पर पैसे वाले पर्यटक। लेकिन इस होटल को बनाने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? मशीनें कहाँ हैं? अरे साहब, उस सब का इंतजाम हो जाएगा। हमारे मालिक दीक्षित साहब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। उनका प्रभाव ऐसा है कि कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। बहुत जल्दी यहाँ लॉरी और ट्रक से भरकर सीमेंट, ईंट, स्टील, मार्बल और बाकी चीजें आ जाएंगी। और जल्द ही सैकड़ों मजदूर यहाँ आ जाएंगे जो जल्द से जल्द ये काम पूरा कर देंगे। अयो रामा, सैकड़ों मजदूर? भाई वो रहेंगे कहाँ? अरे मजदूरों के लिए हम यहाँ पहाड़ी के नीचे कुछ अस्थायी आवास बनाएंगे। कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मतलब यहाँ बस्तियां बनाएंगे? हाँ, यही तो होता आया उनके साथ। चूहों की तरह रहते हैं ये लोग। मिस्टर सागर, मैं धर्मागिरी में इस होटल के बनने के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि हम गांव वालों से पहले इस बारे में बात की जानी चाहिए थी। दीक्षित साहब को हमसे पूछना चाहिए था कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। अरे मुझे तुम सब लोगों पर हंसी आ रही है। अच्छा? वो दीक्षित साहब जो दर्जनों सिनेमा घरों के मालिक हैं, होंगे, जिनकी 3 बड़े और आलीशान होटल हैं। अच्छा। 2 दवाइयों की कंपनियां हैं। आपको लगता है कि उन्हें आपसे बातचीत करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी। अरे उनके पास पैसा है, दिमाग है, ताकत है, कोशिशें हैं,
तुम गांव वालों के पास कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं है। ये गांव हमारा है। अयो रामा, तुम अभी हमें जानते नहीं हो, हमारा इस मामले से पूरा सरोकार है। कहते हैं कोई सरोकार नहीं। फिर क्या हुआ? आपने कहानी बीच में क्यों रोक दी? मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो दिन बहुत दुख भरे थे, सिर्फ हमारे लिए नहीं, गांव वालों के लिए भी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। सारे गांव वाले तो पानी, खाना, यहाँ तक कि लकड़ी के लिए भी उस पहाड़ी पर ही निर्भर थे। हाँ। और सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी भी। वो पहाड़ी उनका भी तो घर है ना? हाँ, पहाड़ी पर तो तरह तरह के जीव जंतु मिलते हैं। उनके जीवन के लिए जरूरी सारा साजो सामान वहाँ होता है। हवा पानी से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ उनकी जरूरतों के अनुरूप ही होता है बेटा। बड़ी दादी माँ, हमारी टीचर ने हमें बताया है कि बहुत सारे दुर्लभ और विदेशी पशु पक्षियों की प्रजातियाँ ऐसी पहाड़ियों पर मिलती हैं। हाँ, ये पहाड़ खनिज पदार्थों, वन उत्पादों और कृषि उत्पादों के स्रोत होते हैं। पहाड़ी पर मिलने वाले इन संसाधनों पर दुनिया की जनसंख्या का करीब 10% हिस्सा निर्भर करता है। अच्छा? और सबसे जरूरी बात, ये पहाड़ पानी का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं और ज्यादातर नदियाँ इन्हीं पहाड़ियों से ही बहती हैं। इन पहाड़ियों को सही ही प्रकृति के पानी के टावर कहा जाता है। बड़ी दादी माँ, पहाड़ों और मौसम का एक अटूट रिश्ता होता है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऊंचाई पर होने की वजह से ये पहाड़ अपने आसपास के मौसम को अपने अनुकूल बना लेते हैं। पहाड़ों का अपना एक मौसम होता है बिटिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ खड़े हैं। वहाँ बारिश ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ का तापमान समुद्र तल के तापमान से कम होता है। इसीलिए आपको पहाड़ की चोटी पर पूरे साल बर्फ दिख सकती है। मैं जानती हूँ बड़ी दादी माँ, समुद्र तट से जो जगह जितनी ऊपर होगी वो उतनी ही ठंडी होगी। बिल्कुल सही। पर उस कहानी का क्या हुआ बड़ी दादी माँ? वो तो पूरी कीजिए। कहानी सुनने का बहुत शौक है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो, अब कहानी शुरू करते हैं। तो गांव वालों को पता चल गया था कि सागर अपनी बात पर कायम है और वो जल्द ही वहाँ होटल बनाने का काम शुरू करा देगा। तो गांव वालों ने उस रात एक बैठक बुलाई। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे इस तरह शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हमें इस मुद्दे पर शांति से बात करनी चाहिए। हम सबको अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन एक एक करके, ठीक है? चलो रमन्ना, सबसे पहले तुम बोलो। अरे रामा, ये कैसा प्रस्ताव है जी? हमें इस गांव में 5 सितारा होटल की जरूरत ही क्या है? मेरा होटल काफी नहीं है क्या? देखो ना, रमन्ना की चाय, रमन्ना की कॉफी, रमन्ना का डोसा, वड़ा, इडली, क्या इतना काफी नहीं है? ठीक है। शास्त्री, तुम बोलो। हाँ, बस बैठ जाओ रमन्ना। हाँ, आराम से बैठ जाओ। रमन्ना, देखो, तुम्हारे डोसे और इडली का जवाब नहीं है, और तुम्हारे चाय कॉफी तो इस गांव में क्या, आसपास के गांव में भी बहुत मशहूर है। ठीक है, अब बैठ जाओ आराम से। हाँ तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि हमें इस गांव में बहुमंजिला 5 सितारा होटल की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, ये चाय की दुकान मेरे लिए भी काफी है, लेकिन अगर कोई यहाँ एक बड़ा होटल बनाना चाहता है तो इसमें समस्या ही क्या है?
मुझे तो इसमें कोई नुकसान दिखाई नहीं ये देता। क्या बात हुई भैया? क्यों? अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। देखो मेरी बात सुनो। देखो भाई, ये चाय की दुकान मेरे लिए भी काफी है, लेकिन अगर कोई यहाँ एक बड़ा होटल बनाना चाहता है तो इसमें समस्या ही क्या है? अरे समस्या? सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे तो इसमें कोई नुकसान दिखाई नहीं देता। हाँ, इससे हमारे गांव में पर्यटक आएंगे, पर्यटक। क्या पर्यटक? और सुनो सुनो, पर्यटक का मतलब है पैसा। हाँ, और पैसा किसको नहीं चाहिए? अरे पैसा आएगा, गांव का विकास होगा। कन्हैया, रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूं। सुनो कन्हैया, देखो तुम गलत हो। हमारे गांव में पर्यटकों को आकर्षित करने का यही सही तरीका नहीं है। हम कोई और तरीका अपनाएंगे जिससे ना सिर्फ पर्यटक और पैसा आएगा बल्कि पर्यावरण भी बचा रहेगा। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे। और ध्यान से सुनो, धर्मागिरी में 5 सितारा होटल कभी नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। शास्त्री, कभी नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? वो सागर तो बोल रहा था कि लॉरी और ट्रक तो इसी हफ्ते से यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, होटल की नींव भी जल्द ही रख दी जाएगी। हमें इसे रोकना ही होगा। बिल्कुल, और हम रोक के रहेंगे। हाँ, और हम ऐसे लोगों को अपने पहाड़, अपना पर्यावरण बर्बाद नहीं करने देंगे। और इससे भी बड़ा एक कारण है। वो क्या? धर्मागिरी इतनी बड़ी इमारत को नहीं संभाल पाएगी। बिल्कुल, ये खतरनाक है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि 200 साल पहले जहां ये मंदिर बना था, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि धर्मागिरी की जमीन 30 फीट से ज्यादा ऊंची इमारत संभालने के लायक नहीं है। और बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए उसकी नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी, और ऐसा करने से यहाँ भूस्खलन का खतरा हो सकता है। बात तो ठीक कह रहे हो। बस 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 हो गया। ये कारण काफी है कि होटल यहाँ क्यों नहीं बन सकता। चलिए सागर से इस बारे में बात कर लेते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। उन्हें पहाड़ों की आवाज, उनका दर्द सुनना ही होगा। चलो चलो सब लोग। बिल्कुल लड़ेंगे हम। बड़ी दादी माँ, फिर क्या हुआ? पहाड़ों का क्या हुआ? बिटिया, वो बैठक बहुत देर चली। मुझे पता ही नहीं चला कि नारायण कब घर आया। मैं सो चुकी थी। सभी खिसक रही है। जल्दी भागो, हमें बचाओ, बचाओ। नारायण, अरे उठ रे नारायण, क्या हुआ? मुझे लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ, धर्मागिरी पहाड़ी चीख रही माँ, चीख रही है। उसकी आवाज सुनो। अरे उसकी आवाज सुनो माँ। शांत हो, चिंता मत कर नारायण, धर्मागिरी को कुछ नहीं हुआ है। सपना देख रहा था तू। देख, खिड़की से बाहर देख, वहां मंदिर दिख रहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। खरगोश, हिरण, तीतर सब कहां जाएंगे? उनकी पुकार कौन सुनेगा? हमारी नदी, हमारी साफ, सुंदर और मीठे पानी वाली नदी बदबूदार और गंदी हो जाएगी। बेटा, और धर्मागिरी, उसका क्या हाल होगा माँ? यहाँ नई सड़कें बनेगी, उन पर गाड़ियां दिन रात दौड़ेंगी। नहीं, उससे जो प्रदूषण होगा उससे धर्मागिरी का क्या हाल होगा माँ? आप मुझे पागल समझ सकती हो बेटा। हाँ, नहीं, मुझे पागल समझ सकती हो कि मैं इन चीजों के बारे में क्यों सोच रहा हूं, इतना क्यों सोच रहा हूं। लेकिन इनकी चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं माँ, इनकी साफ चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं। बेटा, ये पहाड़, ये नदी, ये पेड़, ये जानवर, माँ, ये सब आपस में बातें करते हैं। हाँ बेटा। हाँ माँ,
ये आपस में बातें करते हैं, साथ में गाते हैं, जैसे कि मैं और आप। अगर हम उन्हें सुन सकते हैं तो हमें यह सब सुनाई देगा, लेकिन अब दुनिया शोर से घिरी हुई है, उन्हें कैसे नदी, पहाड़ और पक्षियों की आवाज सुनाई देगी? बेटा, नहीं सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। बेटा शांत हो जा। तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर गांव वाले साथ आ जाएं, हाँ। तो हम सब धर्मागिरी को बचा लेंगे। हाँ हाँ, हमें साथ आना ही होगा माँ, हमें साथ आना होगा। हमें नींद से जागना होगा। बिल्कुल। इससे पहले कि पहाड़ जोर जोर से अपना दर्द बयां करने लगे। माँ, मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले महाराष्ट्र में पुणे के एक गांव का वाकया है ये। हाँ, सुना। ये जुलाई के आखिर का समय था। अच्छा। जब पूरी रात तेज बारिश होती रही थी। सुबह सवेरे जब वहां के लोग सो रहे थे, तभी वहां भूस्खलन हो गया। ओह। सबसे पहले भूस्खलन को एक बस के ड्राइवर ने देखा, जो वहीं से गुजर रहा था। उसकी आंखों के सामने एक पूरा का पूरा गांव मिट्टी के मलबे के नीचे दबा हुआ था। हे भगवान। पूरा का पूरा गांव मिट्टी का ढेर बन गया था। 160 लोगों के लिए रात की नींद मौत की नींद बन गई थी। वो तो प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ था, लेकिन हमारे गांव में ऐसा इंसानों की गलती की वजह से होगा, ऐसा इंसानों की गलती की वजह से होगा, इंसानों की गलती की वजह से। नारायण, अपना दिल छोटा मत करो नारायण। विकास के नाम पर कितने ही बड़े छोटे पहाड़ों को रोज तोड़ा जा रहा है, सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के नाम पर या फिर खनन के नाम पर ये लोग न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि पहाड़ों में रहने वाले उन आदिवासी लोगों के लिए भी खतरा है, जो न जाने कितने ही सालों से उस इलाके में बसे हुए हैं। हाँ नारायण, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ। मैं भी धर्मागिरी को उस लालची आदमी के चंगुल से निकालना चाहती हूँ, और मुझे तुम सब पर पूरा विश्वास है कि तुम लोग ऐसा जरूर करोगे। बड़ी दादी माँ, गांव वाले अपने गांव और उस पहाड़ को बचाने में कामयाब हुए या नहीं? क्या मौली, इस खिड़की से बाहर देखो। देखो, तुम्हें धर्मागिरी दिखाई नहीं दे रहा? कितनी पागल हूं ना मैं भी। मतलब इस कहानी का अंत तो मुझे पहले से ही पता था। बिल्कुल सही। लेकिन बड़ी दादी माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? आखिर ये हुआ कैसे? किसने किया ये? अरे मौली, सारे गांव वालों ने एक साथ मिलकर इलाके के एक नेता से बात की। उस नेता ने हमारी परेशानी को समझा और सारे मामले को बहुत ही समझदारी से निपटाया, और हमारा धर्मागिरी बच गया। बड़ी दादी माँ, आपने मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई। उस पहाड़ की कहानी सुनकर तो मजा आ गया। अच्छा, अब मैं ये कहानी अपने सारे दोस्तों को सुनाऊंगी। अच्छा मौली, इससे प्रेरणा लेकर तुम लोग भी पहाड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करने की कोशिश करना, जैसा कि तुम्हारे दादाजी ने किया था। हाँ बड़ी दादी माँ, मैं ऐसा जरूर करूंगी। पता है, नारायण ने न सिर्फ धर्मागिरी को बचाया, बल्कि गांव वालों को बचाया, बल्कि उन्हें सतत विकास को लेकर जागरूक भी किया। सतत विकास मतलब? देखो मौली, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए धर्मागिरी ही सब कुछ है।
लोगों की जरूरत का हर सामान मौजूद है यहाँ। लेकिन बाहर के लोग यहाँ आने लगे और यहाँ के विकास की बात करने लगे। ये तो एक बहुत बड़ा संकेत है ना? क्यों? एक साधारण सी बात है, इसे समझने की कोशिश कर। वो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ के आम लोगों की जरूरतें क्या हैं, तो बस यहाँ आते हैं इस जगह के संसाधनों को निचोड़ने के लिए और पैसे बनाने के लिए। नारायण यही तो कह रहा था कि विकास का मतलब होना चाहिए सबका विकास, प्रकृति का भी। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। बिल्कुल। इसीलिए उसने गांव वालों से चेरी के पेड़ लगाने को कहा था। तुझे भी अच्छी लगती है ना चेरी? इसीलिए तो तुम्हें इतने सारे चेरी के पेड़ दिखते हैं यहाँ। इसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती बढ़ गई और पर्यटक यहाँ आने लगे। नतीजा क्या हुआ? गांव में पैसों की बारिश होने लगी। अब खुद ही देख लो, ये गांव अब गांव नहीं रहा, बल्कि अब इसे अपने बूते चलने वाला छोटा सा शहर कह सकते हैं। पता है, सरकार ने भी इन कोशिशों में हमारा पूरा साथ दिया। सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की नई योजनाओं के बूते यहाँ के पहाड़ और वहाँ पल रहा जनजीवन बिल्कुल सुरक्षित है। अब मैं समझ सकती हूँ कि ये बदलाव धीरे धीरे ही सही, लेकिन कैसे आया होगा। समझदार हो गई बिटिया। गांव वालों के पास जब पैसे आने शुरू हुए ना, तो उन्होंने इस पैसे को 2 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा गांव के विकास में लगा दिया। इन्हीं पैसों से गांव में स्कूल और कॉलेज बनाए गए। फिर अस्पताल और खेती के लिए नई तकनीकें जुटाई गईं। हाँ, बड़ी दादी माँ, आज मैं विकास का सही मतलब समझ गई हूँ। विकास का मतलब एक चीज को बिगाड़कर दूसरी चीज को अच्छा करना नहीं होता। बिल्कुल। बल्कि विकास का मतलब है मौजूदा संसाधनों को सहेजकर उनमें से रास्ता निकालकर विकास की डगर पर चले। ठीक कहा ना बड़ी दादी माँ मैंने? बिल्कुल ठीक कहा मौली। यही तो होता है सतत विकास। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 30वीं कड़ी सुन रहे थे। पहाड़ों की धड़कन सुनो। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर BK त्यागी। आलेख हेमंत लाघवंकर। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक आख्या जयवर्धन। और भाग लेने वाले कलाकार थे शारदा गुप्ता, JP सिंह, अरुण कोचर, अनुराग अरोड़ा, SM शरीफ, हिम्मत सिंह नेगी और नौशीन। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत विश्व की आबादी पहाड़ों में रहती है? प्रश्न एक बार फिर, कितने प्रतिशत विश्व की आबादी पहाड़ों में रहती है? और दूसरा प्रश्न है, टिकाऊ विकास से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? टिकाऊ विकास से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।